दोस्तों, क्या आपको पता है कि 15 नवंबर को आपको आसमान में एक अनोखा चांद दिखेगा। जी हाँ, जब आप अपने छत पर जाएंगे और आसमान में दिखेंगे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये आम जो हमेशा चांद निकलता है उससे कितना अलग है। जैसे हम बोलते हैं सुपर मून चांद, ये चांद आपको 15 नवंबर को अपने छत पर बहुत ही साधारण तरीके से इन्हीं आंखों से दिखाई देगा। तो कई ऐसी खगोलीय घटना नवंबर में घटने वाली है, जैसे कि बुध ग्रह भी आपको दिखेगा जो कभी भी दिखता नहीं है, लेकिन आपको वो भी दिखेगा। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो घटेंगी इस नवंबर में। तो कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी ये जानने के लिए हमारे साथ खगोल वैज्ञानिक हैं अमरपाल सिंह जी, जो बड़े ही बेहतरीन और बारीकियों से आपको अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे और इसके साथ साथ आपको सुपर मून, बुध ग्रह और तमाम ऐसे उल्कापिंडों के बारे में बताएंगे जो आए दिन आपको आसमान में गिरते उड़ते दिखाई देते होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 15 नवंबर को सुपर मून हमें आसमान में दिखने वाला है, ये सुपर मून कहाँ क्यों जाता है, क्यों ये आम चंद्रमा से इतना डिफरेंट है, ये सारे तमाम सवालों के जवाब आप बड़े ही आसानी से दे दीजिए। ये सुपर मून जो है वो होते रहते हैं, और ये जो है होता क्या है, सुपर मून क्या है। जैसे एक रिचर्ड नॉलेज साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, उन्होंने इसका नामकरण किया। पहली दफा नाम उन्होंने ही दिया था कि इस चंद्रमा को क्या कहा जाए। जैसे कि अगर एक मंथ में, एक महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं, तो दूसरे जो फुल मून होता है, पूर्ण चंद्र या फिर पूर्णमासी का चांद, उसको सुपर मून कह दिया जाता है। अब सुपर मून के दौरान होता है कि जो साधारण चंद्रमा होते हैं, फुल मून वाले, पूर्णिमा वाले, उनके मुकाबले सुपर मून के चांद में 14% ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगी आपको, और 30% तक ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह से नापते हैं कि कितने फोटोन्स पड़े, कैसे क्या है, तो ऐसे करके हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो है वो सुपर मून होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है वो क्रेटर्स हैं। जैसे कि इस क्रेटर को जो है टाइको क्रेटर कहा जाता है। यहाँ पर 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यहाँ उतरा था, ठीक है ना। हाँ। तो ये जो है वो, अच्छा, मतलब जो आपको, हाँ, जो आप चांद को देखते हैं और दाग धब्बा देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बुढ़िया माई अपना घर बना कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं चांद में दाग है। तो मैं आपको बता दूं कि सर क्या बता रहे हैं कि ये क्रिएटर्स होते हैं, और ये कोई मतलब बुढ़िया का घर नहीं होता है, या फिर ये कोई चांद में दाग नहीं होता है, बल्कि ये क्रिएटर। अभी क्रिएटर क्या होते हैं ये क्रिएटर माने गड्ढे, जैसे कि अगर मीटियोर्स वगैरह हैं, उल्काएं वगैरह होती हैं काफी बड़े बड़े, जो है वो आकर के गिर जाते हैं, टकरा जाते हैं, इम्पैक्ट होता है, संघट हो जाता है, तो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। तो ऊपर वहां पर वायुमंडल है नहीं, जैसे कि अगर बिना छतरी के पेड़ के नीचे खड़े हो तो पेड़ पौधे पत्ते वगैरह आकर के खोपड़ी पे गिरेंगे, ऐसे ही करके मान लीजिए कि इस पर जो है वायुमंडल नहीं है। ऐसे अर्थ का वायुमंडल है ना, 12 से 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फीयर से लेकर के एक्सोस्फीयर, ऐसे करके 5 परतें हैं। तो पृथ्वी का चारों तरफ से घेरी हुई है वायु, गैसेस, धूल, जलवाष्प गैसेस का घेरा, उसी को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर है नहीं, तो इसी के कारण जो है यहाँ पर जो भी बॉडीज इधर उधर से आती है, मीटियोर्स वगैरह हुए, उल्का वगैरह, सीधा हिट करती है, तो इस पर गड्ढे बन जाते हैं बहुत सारे। और वहां पर आंधी पानी, बरसात, तूफान जैसी कंडीशन पृथ्वी की तरह है नहीं, तो जो गड्ढा जहाँ बन गया, जो क्रेटर जहाँ बन गया, वो वैसे ही बना रहता है। तो उन्हीं के तमाम वैज्ञानिकों के नाम पर इनके जो अलग अलग नामकरण किए गए, जैसे टाइको क्रेटर्स है, कोपर्निकस क्रेटर है, ठीक है ना, अपोलो, ये अलग अलग जितने भी इस पे गिरते गए उनका अलग अलग नामकरण किया था, पूरा मैप करके। वो सेलेनोलॉजी बोलते हैं, सेलेनोलॉजी मतलब वो चंद्र विज्ञान, इस विधा को, इस साइंस को, चंद्रमा का जो अध्ययन करते हैं, और मिट्टी को रेगोलित कहलाता है, जैसे यहाँ पर मिट्टी वगैरह होते हैं। तो ये हाँ सही बात है कि ये जो है चंद्रमा उस दिन बड़ा दिखाई देता है, सुपर मून के दिन। साधारण जो हमेशा चंद्रमा हम देखते हैं 15 दिन में निकलता है, 15 दिन में अंधेरिया उजरिया, इस तरीके की जो बातें चलती है, जो नॉर्मल चंद्रमा होता है और सुपर मून चंद्रमा कहा जा रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस, क्या भिन्नता है? ये है कि जैसे इस चंद्रमा में, पुराने चंद्रमा, यानी ये कह सकते हैं कि जो चंद्रमा पूर्णमासी का चंद्रमा जो होता है, फुल मून जो होता है, उसके मुकाबले सुपर मून जो होता है वो 14% ज्यादा चमकदार और 30% ज्यादा चमकदार, 14% थोड़ा बड़ा सा नजर आता है इसके। आप इसे बिना दूरबीन के, बिना टेलीस्कोप के, या फिर यूं कह सकते हैं बिना बाइनोकुलर के, ऐसे ही आप इसे देख सकते हैं, अपनी साधारण घर से ही देख सकते हैं। और उसकी खूबसूरती वास्तव में देखने लायक लगेगी। आप अपने मोबाइल में फोटो वगैरह खींच सकते हैं, टेलीस्कोप से फोटो खींच सकते हैं, और बहुत अच्छा लगेगा। ये काफी अच्छी चीजें होती हैं स्पेस साइंस की, तो ये दिखाई देगा, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, और दूसरे प्रश्न को हम आपसे बताते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि चलिए आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड, ये रहा।
16 नवंबर को जो खगोलीय घटना घटने वाली है वो बुध ग्रह आमतौर पर आपको साधारण आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसे सूर्य जो हमारा सूर्य होता है सबसे नजदीक ग्रह बुध ही उसके होता है, लेकिन अगर आप सूर्य को भी नहीं देख पाते होंगे तो बुध को देखना तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन अब ऐसा जरूर होगा 16 नवंबर को जब आपको आसमान में बुध ग्रह भी दिखेगा। तो बताइए हमें सर कि ये जो बुध ग्रह है जो आसमान में हमें दिखेगा साधारण आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे आप देख सकते हैं, कैसे? एक्चुअली है क्या, कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारे विद ड्यू रेस्पेक्ट तमाम न्यूज़ वाले लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को एक्सैगरेट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके इतना कह देते हैं कि अभी तुरंत खत्म होगी दुनिया, जस्ट बस अभी बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे, ये वो तमाम तरह की ऐसा होता है। तो वो लोग सोचते हैं अरे यार क्या है सर, फिर ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो जो ओरिजिनलिटी है वही उस पर बात करनी चाहिए धरातल पे। एक्चुअली में इसको देखना बड़ा कठिन हो जाता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सूर्य का जो ग्लेयर है, चमक है, वो उसके पड़ोस में रहती है। तो सबसे पहले हम सौरमंडल को समझ लें। हाँ, 6 अरब किलोमीटर दूरी है लगभग उससे जो है, तो यूं समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा तो वो नहीं है। अब ये जो है देख रहे हैं, ये सूर्य रहा, ये चारों तरफ रेडिएशन, सोलर फ्लेयर्स और ज्वालाएं वगैरह सूर्य का ये सब पूरा निकल रहा है इधर उधर, धूप घाम विकिरण जिसे कहते हैं। अब इस पर भी इसकी बेरहम मार पड़ रही है, तो इस पर तो चमक ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पड़ोस में 88 दिन में इसका 1 साल हो जाता है। यहाँ पर ये बड़ा नटखट बच्चा है, जैसे कूदते हैं वैसे ये बुध है, तो जल्दी जल्दी कूद अपना चक्कर पूरा कर लेता है। तो अब जैसे वीनस की बात करें तो वीनस तो शाम को अगर आप देखेंगे तो जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय भी सबसे पहले चमकदार तारे जैसा नजर आता है, वही वीनस या शुक्र ग्रह, शुक्रवार भी कहते हैं, और सुबह भी दिखाई देता है। हाँ, पीछे साइड एक तारा निकलता है। लेकिन आज के दौर में क्या है कि आज बहुत सारा लाइट पोल्यूशन है, बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, सॉइल पोल्यूशन हो गया, जैसे कि वाटर पोल्यूशन वगैरह हो गया, और अन्य प्रकार के पोल्यूशन। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन की तरह ही मान लीजिए, अन्य पोल्यूशन की तरह मान लीजिए, लाइट पोल्यूशन जो होता है बड़ा खतरनाक चीज है, जो डोम बना देता है। ऐसा करके चारों तरफ लाइट जलाएंगे तो वो ऊपर आसमान में देखेंगे तो आपकी आंखें उसको देख नहीं पाएंगी जो लाइट आ रही है, तो ग्रह या उपग्रह क्या है। लेकिन अगर ग्रह होगा पहचान, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं ग्रह कैसे पहचानते हैं उपग्रह। अगर ग्रह होगा तो लगेगा तारे ही जैसा चमकता हुआ आपको अपनी साधारण आंखों से। ऐसा नहीं है कि बिना टेलीस्कोप के आप एकदम तुरंत उसके रिंग्स देख लें शनि ग्रह के, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मेथड्स होते हैं, लेकिन दूरबीन से देखेंगे तो उसका रिंग जो है वो 1.5 किलोमीटर मोटा चमकदार छल्ले जैसा नजर आएगा। ऐसे ही अगर दूरबीन से इसको देखेंगे तो ये भी नजर आएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन साधारण आंखों से जब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं तो पुराने जमाने के लोग जो थे वो जल्दी उठा करते थे, बहुत लाइट पोल्यूशन नहीं था इतना ज्यादा, तो वो देख लेते थे। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है, आप लोगों ने भी थोड़ी पहले और सूर्यास्त के थोड़े बाद तक और पहले दोनों टाइम दिखाई। तो अभी हम कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने आंखों से देखे भी होंगे कि पश्चिम के साइड जब मतलब चंद्रमा निकलता है, मतलब आता है, तो उसके बगल में एक तारा बहुत ज्यादा चमकता दिखाई देता है। हाँ, तो क्या वो ग्रह होता है या फिर तारा? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। हाँ, ये सवाल तो एवरीथिंग इज मूविंग इन दिस यूनिवर्स फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स टू बिग सेलेस्टियल बॉडीज, माने छोटे कणों से लेकर के बड़े ब्रह्मांडीय पिंड सब कुछ घूम रहे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो कभी क्या होता है, चंद्रमा के पड़ोस में एंटारस आ गया, है ना। एंटारस का मतलब होता है लोहितांग, यानी लाल या लाल कलर का, ठीक है ना। तो जैसे आर्यस मानी होता है मंगल, तो एंट मानी अपोजिट, मंगल का अपोजिट माने, तो ऐसे करके कुछ नाम रखे गए थे। ऐसे तारों के सबके नाम है, बहुत सारे तारे जो हैं उनमें, ठीक है ना। हमारी गैलेक्सी में जो है 200 अरब तारे हैं, उनमें से एक हमारा मध्यम प्रकार का तारा सूर्य ही है, एवरेज स्टार, ये बहुत बड़ा तारा नहीं है, हमारे घर से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें जो है, जो आपने कहा कि कभी जो दिखाई देता है आपका चंद्रमा के पास में कोई जो है तारे जैसा दिखाई देता है, जैसे वो तो उससे खरबों किलोमीटर बहुत पीछे हैं। चंद्रमा तो हमारे घर से पृथ्वी से 3,84,366.66 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कभी पीछे कोई तारा आ गया, इसके घूर्णन के कारण ये घूमता जा रहा है, कभी पीछे कोई तारा आ गया तो लगेगा कि इसके पीछे से ऑकल्ट कर रहा है, पीछे से निकल रहा है। या फिर कभी ऐसा लगेगा कि सामने से जो है ट्रांजिट कर रहा है, कोई सामने से तारा निकला, या फिर कोई ग्रह जो है आ गया। तो ये तो चलता रहता है, कभी कोई ग्रह पास से गुजर जाता है, कभी कोई ग्रह किसी के पास से गुजरता हुआ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पास से गुजर, हमें देखने पर ऐसा आभास होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि आजकल जो है, अभी की बात कर रहा हूँ आज की डेट की, तो पूरब की दिशा में अगर आप देखेंगे तो ये जुपिटर दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे चमकदार तारे जैसा। आप यूं ही पहचान सकते हैं ग्रहों को, उपग्रहों को अपनी साधारण आंख से। जैसे कि अगर ग्रह होगा वो रात में चमकदार बॉडी, तो वो बहुत जल्दी यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 घंटे बाद वो दूसरी जगह दिखाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, परिक्रमा करते रहते हैं। रिवोल्यूशन रोटेशन जल्दी करते हुए, रिवोल्यूशन भागते हुए नजर आएगा। अगर वही तारा होगा
तो ब्लिंक कर रहा होगा। पहली बात तो आप गौर से ऐसे देखेंगे तो लगेगा ब्लिंक कर रहा है, चमकदार ऐसे ऐसे चारों तरफ। फिर जो है वो यहाँ के बजाय यहाँ बहुत देर में पहुंचेगा, 2-3-4 घंटे बाद लगेगा पोजीशन चेंज हुई इसकी, ठीक है। तो ग्रह तो बहुत जल्दी भाग रहे हैं, तो ऐसे ग्रहों की पहचान हो गई। तो पूरब की दिशा में आजकल जो है वो सबसे चमकदार इस टाइप का, लगभग सबसे तो नहीं, लगभग इतना बड़ा चमकदार तारे जैसा इस साइड में दिखाई दे रहा है, वो है जुपिटर। तो आजकल तो जुपिटर दिखाई दे रहा है, बृहस्पति भी ऐसे ही दिखाई देता है नंगी आंखों से, नॉर्मल आंखों से। मतलब अब हम कह रहे हैं दूसरा सैटर्न देखना होगा आजकल आपको नवंबर में। तो जहां पर जो है चंद्रमा है उसके पड़ोस में इधर एक चमकदार तारे जैसा जो है नजर आ रहा है ऐसे, वो सैटर्न है। अब दूसरा वीनस तो शाम को दिखाई देता है, ये सबसे पहले जो है सूर्यास्त जब हुआ तब ये एक चमकदार तारे जैसा छोटा सा इतना बड़ा वो शुक्र ग्रह दिखाई देगा। और बुध ग्रह को पुराने जमाने के लोग जो है वो भी देखते थे, बहुत सारे लोग आज भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग तो देख सकते हैं, ये भी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय दिखाई देता है। तो ये लेकिन बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी बड़ा तेज होती है इस पर। जब तक आप जो है समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, किधर क्या, तब तक तो बुध पता बड़ी होराइजन से नीचे चला गया। तो बड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जो है उस चीजों को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि साधारण आंखों से बुध ग्रह को नहीं देख सकते, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि सब कोई देख ही ले बुध ग्रह को। टेलीस्कोप से तो देख सकते हैं, वो भी प्रैक्टिस के बाद में 1-2 साल की प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एकदम जो है अब आप कोई कह दे कि ये जो है यूरेनस ऐसे ही दिख जाएगा साधारण आंखों से, नेपच्यून दिख जाए। तो ये अगर ये दिख गए होते तो हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक जो थे हमारे भारतीय, उन्हें भी 5 ग्रहों के बारे में जानकारी थी। जैसे कि साधारण आंखों से उन्होंने इसको देख लिया था, मरकरी को, वीनस को देख लिया, 2 हो गए। पृथ्वी को तो वो ग्रह मानते ही नहीं थे, तो पृथ्वी तो आज भी ये नहीं मानते, बहुत सारे लोग तो पृथ्वी ग्रह नहीं मानते। हाँ, अब मार्स मंगल को देख लिया, जुपिटर को देख लिया, सैटर्न को देख लिया। 1 2 3 4 5 ग्रह तो पंचदेव माने गए। तो 5 ग्रहों को ऐसे ही देख लेते थे। तब दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ। 1609 में गैलीलियो गैलीली जो थे इटली के साइंटिस्ट, उन्होंने गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया। आविष्कार का उनसे पहले मिस्टर हैंस लेपर्से नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेटअप किया था। वो जो है चश्मा बनाने का कार्य करते थे। उनके यहाँ पर कुछ जो उनके साथी थे वो उन्होंने कुछ ऐसे लेंस वगैरह आगे पीछे लगाया, तो बाहर देखा दूर जो है पेड़ पर एक चिड़िया साफ नजर आ रही है। तो उन्होंने क्या ऐसा कुछ सेटअप बनाया जाए जिससे कुछ चीजें साफ दिखाई दें। ये बात पूरी फैल गई पूरे यूरोप वगैरह में, बोले कुछ जादुई शीशा इजाद हो गया है हैंस लेपर्से वगैरह में। ये बात गैलीलियो को भी पता पड़ी, उन्होंने उसी के आधार पर रेखा चित्र तैयार किया और अपने हिसाब से सेटअप किया, दूरबीन का लगाए लेंस और जो है रिफ्लेक्टर दूरबीन जो है अपवर्तक दूरबीन उन्होंने जो है देखा, आपके मून को देखा और फिर उसके बाद में जुपिटर को देखा। जुपिटर के चारों तरफ ऐसे 4 चंद्रमा जैसे नजर आए। तो उन्होंने कहा, बोले अगर ये जुपिटर जो है वो बीच में है या फिर पृथ्वी बीच में है, सेंटर में है हमारे, तो फिर ये क्यों घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। यानी हर चीज पहले माना जाता था कि ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, अब हम जान चुके हैं सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, हमारा सोलर सिस्टम ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने फिर ये इस बात का खंडन किया, बोले नहीं ये जुपिटर के मून है, तो गैलीलियन मून कहलाए। तभी से जो है 1610 ईस्वी के लिए चंद्रमा के गड्ढे वगैरह का खोजने का भी श्रेय जो है वो इसके पास ही है, चंद्रमा होगा। तो वो जो है वो उसको भी ये नहीं जाता है। तो ऐसे करके दूरबीन का आविष्कार हुआ। तो दूरबीन से फिर बाकी ग्रह देखे गए, लेकिन 5 ग्रहों को पहले देखा जाता था। उसके बाद में अगर ये ऐसे ही देख ली जाते तो इनके भी तो नाम होते। ये देख ही नहीं सकती, इतना आसान नहीं होता है कि यहाँ पर जो सारे ग्रहों को ऐसे ही ऐसे नजर आ रहा है, आंख बढ़ाई या फिर आजकल मोबाइल के कैमरे ऐसे कर दिए ग्रह दिख गया। वो क्या होता है, वो मोबाइल में जो है आपके में जैसे स्टेलेरियम वगैरह हो गया, स्टार सफारी हो गया, नाइट सफारी हो गया, बहुत सारे ऐप्स आते हैं। कोई तारा है, कोई ग्रह, ऐसे करके आप करेंगे तो उस पर दिखा देगा कि ये है, क्योंकि वो डेटा पहले से है। मतलब कुल मिला जुला के साधारण आंखों से आप इन्हीं 5 को देख सकते हैं। जैसे मंगल, ये बड़ा कठिन है। ये तो सब ठीक है, ये तो आजकल ये दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग, और ये तो आसमान में जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बुध ग्रह आसानी से आपको नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं और आपको पूछते हैं कि अब जो नवंबर में 17 से 18 नवंबर को जो होने वाला है खगोलीय घटना, वो क्या होगी, और ये हमारा अंतिम सवाल रहेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, 17 से 18 नवंबर को आसमान में दिखेगा लियोनिड्स उल्कापात, यानी एक ऐसा उल्कापिंड जो आमतौर पर आप आसमान में देखते होंगे जब आप लेटे रहते होंगे अपने छत पे, तो आप देखते होंगे कि एक तारा टूट कर गया, उसके साथ साथ दूसरा भी टूट कर गया। लेकिन आपको बता दें, वो तारा तो होता ही है, लेकिन वो उल्कापिंड होता है, ठीक है। और उसे हम लोग कहते हैं कि टूटता तारा है, या जो भी है वो टूटता तारा नहीं बल्कि उल्कापिंड होता है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि ये क्या होने वाला है, मतलब उल्कापिंड जो गिरने वाला है वो होता क्या है, लियोनिड्स। हाँ, लियोनिड्स देखिए ये पाश्चात्य शब्द है। लियो माने होता है LEO। एक सेकंड।
LEO, लियो। लियो माने होता है सिंह, अगर हिंदी में बात करें तो हाँ, सिंह जैसा, शेर जैसा, ठीक है। हाँ। पाश्चात्य सभ्यता में राशियां, हाँ, जितनी राशि होती जो, हैं। हाँ, तो 12 हाँ। राशियों में जो बांटा है, हाँ। ये खल्दियाई मूल के जो लोग थे, बेबीलोनियंस जो थे, उन्होंने राशियों का वर्गीकरण किया है, 12 राशियों में बांटा था। जोडियक यानी जो राशि चक्र पट्टा है, इसमें कुछ तारों के रूप हैं, जैसे कि आपको लगेगा कि ऐसे 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 कोई चीज है, तो ये वृश्चिक हो गया, एक तारा यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर देखेंगे इनको ऐसे ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे कोई तारा यहाँ है, मान लीजिए कोई यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ये ऐसे मिला दिया, तो लग रहा है ना कि बिच्छू जैसा लग रहा है, तो इसका जो स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन नाम रख दिया। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ही करके जो आकृति होती है उनके नाम रख दिए गए हैं। अच्छा, अलग-अलग आकृतियां बनी अलग रहती अलग हैं। आकृतियां, तारों की आकृति नजर आती हैं, जिन्हें तारा मंडल कहते हैं। अच्छा। उन्हें जो है कॉन्स्टेलेशंस भी कहते हैं। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। और ये जो आकृति नजर आती है नक्षत्र भी कहते हैं, लेकिन इनसे और भी तारे हैं, जैसे यहाँ भी इधर भी है, तो इनको भी सबको मिला लें तो उनको कहते हैं हम तारा मंडल। तो 88 तारा मंडल हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग आज जो है। तो उनमें से एक तारामंडल लियो है। लियो माने जो है वो आपका सिंह तारामंडल, सिंह राशि जो बोलते हैं। तो उसका आकार भी सिंह की तरह होगा। हाँ हाँ हाँ, इस टाइप का, ऐसे करके एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक दो यहाँ लगा दिए, अच्छा। तारे यहाँ, ऐसे बनते हुए तभी उसको लियोनिड्स बोलते हैं। हाँ। तो वहां से ये नाम आया लियोनिड्स का। माने सिंह राशि की तरफ से आती हुई दिखाई देंगी ऐसे टूटते हुए उल्काएं, जैसे रात्रि में कभी कभी ऐसे चमकदार हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगातार आपने देखा भी होगा, देखते ही होंगे रोज जो है कम से कम। ये तो खैर एक इवेंट है तो दिखाई देगा, लेकिन बाकी आप आधा दर्जन उल्काएं रोज भी देख सकते हो। हाँ। लेकिन उसके लिए जैसे हम लोग टूटता तारा मानते हैं, टूटता तारा कह सकते हैं, लेकिन आसमान साफ होना चाहिए, लाइट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, मौसम खराब होना नहीं चाहिए। इसीलिए स्पेस साइंस की भाषा में एक टर्म होती है क्लियर स्काई। तो इसीलिए जो है ये हम देख रहे हैं। तो इसके नाम पर लियोनिड, जैसे कि जहां से आते हुए लगे, जिस तारामंडल से आकाश में और उल्काएं जो है वो आती हुई लगती हैं, हमें मीटियोर्स आती हुई लगती हैं, उसी तारामंडल के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। तो ऐसे ही करके ये जनवरी में और फरवरी में ज्यादा दिखाई देती हैं उल्का। फिर जो है वो मार्च अप्रैल में ज्यादा दिखाई देती है, इधर नवंबर दिसंबर में ज्यादा दिखाई देती है। ये इस साल का लास्ट है, तो नवंबर दिसंबर में, नवंबर का मतलब 17 से 18 19 नवंबर तक आप रात्रि के दौरान जो है वो जैसे अंधेरा हो सुबह तक भी, आधी रात्रि के बाद में ज्यादा तेज दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो उस मलबे से गुजरती है जहां से पहले जो चलने का रास्ता है, जैसे ये है एक रास्ता, ये सूर्य है, ये चारों तरफ रोशनी भी कर रहा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो ये अपनी जगह पे घूमते घूमते अपनी जगह घूमा तो दिन और रात, और घूमते घूमते ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो वही प्रक्रिया, हाँ वही प्रक्रिया सबकी है, 1 साल कंप्लीट हुआ सबका। तो ये पृथ्वी भी तो अपने वार्षिक भ्रमण कर रही होती है ना। हाँ। ऐसा करके हर साल ही घूमती है, हर साल तो 365-66 दिन होते हैं, हर साल साल होता है, हर रोज दिन होता है। तो ये पृथ्वी भी ऐसे करके जा रही होती है, और इसी मार्ग में ऐसे करके कोई धूमकेतु निकल गया है। अच्छा। जिसका नाम टेम्पल टटल है। और बहुत सारे धूमकेतु आते हैं, अलग-अलग नाम। ब्रह्मांड में बहुत सारी दूरियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब स्पेशल है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे इस धूमकेतु को ऑब्जर्व किया, देखा, तो फिर जो है ये यहाँ से ऐसे करके गुजर गया धूमकेतु। अब गुजर के ऐसे चला गया लंबी दूरी पे, वो तो बहुत लंबा है। इसका देखिए छोटा दिखाई दे रहा है ऑर्बिट, और इसका बहुत बड़ा ऑर्बिट होता है, जो है लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड जो है होते हैं धूमकेतु जो है कॉमेट्स वगैरह। अब हम देख रहे हैं कि इसका ये जो मलबा है यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे छोड़ गया है और सारा जो है डेब्रिज। इससे पृथ्वी ऐसे करके ऐसे ही गुजरेगी ना, ये तो चला गया अपना, घूम रहा है उधर है कहीं। अब ये पृथ्वी भी यहाँ से तो गुजर रही है, तो गुजरते समय जो मलबा है उससे फ्रिक्शन होगा, पृथ्वी यहाँ आ गई और ये मलबा तो उससे घर्षण होगा, रगड़ होगी। हाँ। तो वार्षिक गति के कारण जो है वो धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए जो मलबे हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में टकराते हैं। यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर ऊपर जब टकराते हैं, हाँ, तो ऐसे करके धूल जलवाष्प के फौरन बिखर निकल जाते हैं, ऐसे करके चमकदार ऐसी ऐसी जाती हुई नजर आती है, टूटते हुए। तो वही लगता है कि वो टूटता हुआ तारा है, नाम दिया टूटते हुए तारे। तारे जो है वो सूर्य जैसे तारे 10 अरब साल में बनकर खत्म होते हैं, 10 बिलियन ईयर्स में और 10 मिलियन ईयर्स में। कम से कम ये सूर्य या सूर्य जैसे तारे जो होते हैं छोटे तारे, उनकी एज होती है, तो इतने साल तक तो नहीं जी सकते किसी तारे टूटते हुए। देखो, और ऐसे टूटता भी नहीं है तारा। तो ये इनको टूटते हुए तारे आम जनमानस से सामान्य भाषा में कहते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं मीटियोर्स, उल्काएं, उल्का वर्षा, उल्का वृष्टि वगैरह, उल्काओं की बारिश वगैरह। तो कम से कम 1 घंटे में आप 50 से 60 उल्का पिंड जो है देख सकते हैं आसानी से, जो 1 घंटे में। लेकिन आपके लिए पहले ये पहचानना होगा कि जैसे लियो नक्षत्र किधर है, हाँ, सिंह नक्षत्र किधर है, तो आप रात में देखेंगे
तो इस टाइप का ऐसा बना हुआ तारों का आकृति नजर आएगी, जिसे जो है सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। हाँ। उर्सा मेजर, एक उर्सा माइनर होता है, छोटा। अच्छा, ठीक है ना, ग्रेट बियर भी बोलते हैं इसको, और वो लिटिल बियर बोलते हैं, अलग अलग नाम है लोगों के। अब हम देख रहे हैं उनमें जो 7 तारे हैं वो ऐसा करके नजर आएंगे, क्रतु, पुलय, पुलस्त्य, अंगरा, वशिष्ठ, सबका अपना अपना नाम है। हाँ, ये हमारे जो भारतीय परंपरा में जो ऋषि थे, नक्षत्र को उस ऋषि लेके जो माने गए थे उनके नाम पर इनके नाम रख दिए। बाकी जैसे कि ये लास्ट डुबे और मैराक है, पाश्चात्य सभ्यता में कहा है, अंग्रेजी में कहा तो डुबे, मैराक वगैरह वगैरह। तो इनमें से ये जो लास्ट 2 तारे हैं, क्रतु और पुलय, इनके बीच में जो जितनी दूरी है उसको नॉर्थ साइड में, आकाश में ऐसी आकृति नजर आए, उसको नॉर्थ साइड में 5 गुना बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, वहीं पर पोल स्टार मिल जाएगा आपको, ध्रुव तारा मिल गया आपको। तो नॉर्थ में बढ़ाए इसकी 2 तारों को, ऐसे वाली जो नजर आए उसको ऐसे अगर मिला दें तो ऐसी आकृति बनेगी। उस आकृति को सप्तऋषि तारामंडल की आकृति के लास्ट जो तारे हैं उत्तर दिशा में बढ़ाएंगे तो पोल स्टार मिल जाएगा। और उसी को दक्षिण में अगर ऐसा करके सीधा कर दें है, तो वहां पर जो ये लियो मिल जाएगा, माने सिंह राशि का जो मंडल है वो मिल जाएगा। तो वहां पर से ही आती हुई आपको ऐसे दिखाई देगी। वास्तव में वो पैरेलल आती हैं, जैसे कि रेल की 2 पटरियां हैं ऐसे जा रही हैं, दूर से देखेंगे तो आपको लगेगी ऐसे करके मिल रही है, तो आपको आती हुई लगेगी कि ऐसे वहीं से आ रही है। भ्रम, हाँ, वो दृष्टि भ्रम होगा, आपको लगेगा कि जो है सीधी ना करके एक पॉइंट से निकल रही है। उस पॉइंट को विकिरणक बिंदु या रेडिएट पॉइंट कहा जाता है साइंस की भाषा में। हाँ। लेकिन ये कहीं से भी रात्रि में आते हुए दिखाई दे सकती है, आकाश में किसी भी डायरेक्शन में आते हुए दिखाई देती है। अच्छा। और कम से कम आधा दर्जन तो रोज ही दिखाई देती है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो दिखाई देंगी। और उस दिन जो है, जिस दिन की ये बात कर रहे हैं आप, अच्छा, ये हमारा सवाल ये है कि जो लियोनिड्स उल्कापात गिरेगा उससे आम जन पर किसी प्रकार की कोई हानि होगी या कुछ नहीं होने वाला है। किसी का कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि ऐसा तो अब चंद्रमा घूम रहा था। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे जो सुपरमून वगैरह होता है तो उसके कारण जो है ज्वार भाटा थोड़े ज्यादा आते हैं, एवन टाइड ज्यादा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सामान्य दिनों में जो रहता है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर रहता है पृथ्वी से। और इस दिन जो है वो कम आकर के लगभग जो है 50,000 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी के पास होता है। इस बिंदु को कहते हैं हम लोग, एक होता है पेरिजी, एक होता है अपोजी, माने अपोजिट यानी दूर का बिंदु है। तो ऐसे करके जैसे मान लीजिए ये है चंद्रमा यहाँ घूम रहा है और ये पृथ्वी आपकी है नहीं, तो ऐसी ऐसी पृथ्वी से दूरी ज्यादा हो गई। अब यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया तो ऐसी ऐसी दूरी कम होगी ना, ये दूरी कम होगी। तो चंद्रमा अगर यहाँ है अपने घूर्णन बिंदु पे घूम रहा है तो इसको कहेंगे अपोजी, और ये घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया तो उसको पेरिजी कहेंगे। तो इस पोजीशन पे है चंद्रमा इस तारीख को, जो भी आपने बताया, ठीक है ना। हाँ, तो चंद्रमा जो है जो दिखाई देगा फुल मून, यहाँ पर जिसे आप सुपर मून का नाम देगा। हाँ, नाम सुपर मून ही होता है, जो रिचर्ड नॉर्ले साइंटिस्ट थे, मैंने बताया 1779 में उनके द्वारा दिए गए थे ना। तो यहाँ पर जब होता है तो ये सुपर मून कहलाता है। तो इसके कारण अब यहाँ पृथ्वी पर समंदर है, 71% भूभाग पर महासागर वगैरह है, 29% पर ये सब दुनिया धरती है जिसपे 8 अरब लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और ये पूरी पृथ्वी 12,700 किलोमीटर का डायमीटर की है, 756। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे करके इस पे ज्वार भाटा आते हैं, क्योंकि जब इसके कारण ही ज्यादा आते हैं तो ऐसे करके इस पे ज्वार भाटा आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। बाकी विशेष कोई मानव पे इनका प्रभाव पड़े, उनका प्रभाव पड़ा, अभी ऐसा होने वाला है नहीं है। और बताइए। तो ये रहे हमारे कुछ सवाल जो कि इस नवंबर महीने में जो खगोलीय घटना घटने वाली है उनको लेकर। ऐसे ही हम आपको खगोलीय घटना के बारे में बताते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको भी और खगोलीय घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही 15 नवंबर को अपने छत पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ खगोल वैज्ञानिक अमरपाल सिंह जी थे और जिन्होंने बड़ी ही बारीकियों से हमें अंतरिक्ष से रिलेटेड सारी जानकारियां दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।